हेलो इंजीनियर्स, जोहार झारखंड से। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर, आज के इस मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले हैं एस्टिमेशन के बारे में। ये एक कंप्लीट एक सीरीज रहेगी जिसमें हम लोग एक एस्टिमेशन को प्रॉपरली डिटेल में समझेंगे कि एस्टिमेशन होता क्या है, उसे करते क्यों है और उसको कैसे एमबीए में फिल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स की ये डाउट्स रहते हैं कि सर एस्टिमेशन तो हमें निकालनी आती है, एस्टिमेशन हम लोग करते क्यों है ये हमें नहीं पता, और उसे एमबीए में फिल कैसे करते ये हमें नहीं पता। तो चलिए इस पूरे मॉड्यूल में हम लोग जानेंगे कि एस्टिमेशन करते क्यों है, उसको राइट तरीका क्या होता है एमबीए में लिखने के लिए, एमबीए में लिखने के बाद फिर ये एब्स्ट्रैक्ट शीट नाम की क्या बला है, और ये बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। तो सारी चीजों को डिटेल्स में समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और अगर आप ऐसे ही अपने स्किल्स को इन्हेंस करना है ऐसे ही वीडियोस को देखकर, तो आज सब्सक्राइब कर ले हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारा ये वीडियो पहुंचे जब भी हम लोग अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो वीडियो तो इंजीनियर, सबसे पहला सवाल कि हम लोग एस्टिमेशन करते क्यों, एस्टिमेशन करने के पीछे का रीजन क्या होता है। तो आप यूं समझिए कि आपको मार्केट जाना है, आपको मार्केट से एक गाड़ी खरीदनी है ना। तो आप मस्त एकदम मार्केट गए, एकदम बढ़िया सी रोल्स रॉयस कार देख कर आए, और उसके बाद जब उसको आप खरीदने गए तो आपको पता चला इसका रेट तो करोड़ों में है, और आपके पॉकेट में इतने पैसे ही नहीं है। अब क्या होगा, बीच में प्रोजेक्ट रुक जाएगा ना। ठीक यही प्रॉब्लम होता है हमारे बिल्डिंग में भी, अगर हम लोग पहले से एस्टिमेट बना के नहीं रखते। मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूशन चालू किए, कुछ पार्ट के बाद क्लाइंट जो होता है उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, तो प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद करना पड़ता है। पैसे नहीं है तो काम कैसे होंगे। तो बस यही प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, काम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इस प्रोजेक्ट का रेट कितना होगा, कितना इसका बजट होगा। उसके बाद फिर क्लाइंट के पास अगर उतना बजट होता है तो वो काम प्रोसीड करता है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं एस्टिमेशन के बारे में कि एस्टिमेशन, जब भी हम लोग एस्टिमेशन बनाते हैं तो हमें कुछ कुछ चीजें चाहिए होंगी। अब ये एस्टिमेशन नाम तो बहुत भारी भरकम लग रहा है, बट इसके बारे में हम लोगों ने बचपन से सुना है, बचपन से एस्टिमेशन देखा है। इवन आप क्या, आपके फैमिलीज में भी पर डे एस्टिमेट बनता है, आपको पता ही ये चीज है। आपकी माँ, आपकी दीदी, आपकी बहन जो भी घर में खाना बनाते हैं वो लोग पर डे एस्टिमेट करते हैं। अरे गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, उन्होंने पास तो सिविल इंजीनियर की डिग्री नहीं है, वो एस्टिमेशन कैसे सीख गए। हाँ, वो लोग को एस्टिमेशन हमसे अच्छी आती है। आप रोज खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद वेस्ट बचता है क्या, क्या कभी ऐसा हुआ है कि खाना कम पड़ गया हो या फिर बहुत ज्यादा बच गया हो, नहीं होता ना। इसके पीछे का रीजन है एस्टिमेट। जैसे सपोज करिए आपके घर में आप लोग 5 जन हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर में 5 जन है, पर आपकी माँ को पता है कि आप लोग पर डे 5-5 रोटी करके पर हेड खाते हो, तो माँ क्या करेंगी, 25 रोटी बनाएंगी, सिक्योरिटी के लिए 26 रोटी बना देगी, है ना। कभी ऐसा होता है कि वो 25 रोटी की कंजम्पशन है वो 30-35 बनाते, नहीं बनाते ना। तो वो क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हाँ मेरा पर हेड 5 रोटी खाते हैं, घर में 5 मेंबर्स है तो 25 बनाते हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके 26 रखते हैं। तो ठीक यही होता है एस्टिमेशन। तो जब बिल्डिंग लाइन में एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर एस्टिमेट हम लोग रोटी बनाने का तो नहीं करेंगे, हम लोग किस चीज का करेंगे, बिल्डिंग के बारे में कि बिल्डिंग का बजट कितना होगा, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, कितने आइटम्स लगेंगे, किसमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो उसी सिलसिले में हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। तो ये एस्टिमेट के पूरे प्रोसीजर को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक एस्टिमेट को कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, बीच में क्या क्या चीजें हमको चाहिए हो। तो सबसे पहले जब भी एक एस्टिमेट बनाना होता है तो उससे पहले ड्राइंग्स रेडी होती है। तो हमारे पास कुछ ड्राइंग्स रहते हैं, जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा ये, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हो गया सेंटर लाइन का ड्राइंग, ये हो गया प्लान, ये ऊपर से जब हम लोग का टॉप व्यू जो होता है बिल्डिंग का उसका ड्राइंग है। ये हम लोग के स्टेयर केस का ड्राइंग है, जिसमें यहाँ पे सेक्शन व्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको उसका प्लान दिया हुआ है कि हमारा जो स्टेयर केस होगा वो किस शेप का होगा, किस तरह का होगा। ये कुछ हमारे पास ड्राइंग हो गई, ये एरिया फिलिंग की ड्राइंग हो गई है हमारे पास, ये देख रहे हो एरिया फिलिंग की ड्राइंग। और इसी तरह की बहुत सारी ड्राइंग, जैसे कि यहाँ देखिए फ्लोर ड्राइंग, उसके बाद ये एलिवेशन, एलिवेशन के साथ साथ इस तरह की अलग अलग ड्राइंग्स हमें मिलती हैं।
जब हम लोग कभी भी एस्टिमेट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जरूरत पड़ता है ये ड्राइंग्स की। तो नोट डाउन कर लेना कि एस्टिमेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग्स, वर्किंग ड्राइंग्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग ड्राइंग्स। एक बार जब ड्राइंग्स मिल जाती हैं तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होती है कि उसमें लगने वाली चीजों का ग्रेड क्या रहेगा। समझ में आया? जैसे मैंने ये ड्राइंग उठाया, एक ये सेंटर लाइन का मैंने ड्राइंग उठाया, ये ड्राइंग मैंने उठाया, इसमें मुझे फुटिंग दिख रही है, फुटिंग का क्रॉस सेक्शन यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे प्लान दिख रहा है ना। अब इस फुटिंग को तो मैंने देख लिया, यहाँ से मुझे पता चल गया कि इसका डेप्थ कितना होने वाला है, बट इसमें ग्रेड कौन सा यूज करें ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि रेट तो ग्रेड पे वैरी करेगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशंस, किस ग्रेड का क्या सामान यूज हो रहा है, क्या मटेरियल्स यूज होंगे, किस तरह के मटेरियल्स यूज होंगे, कहाँ से उसको लाना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक बार जब ये दो सिविल इंजीनियर्स, यदि आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग आपके लिए ही डिजाइन की गई है, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं लेआउट करना, एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QA/SNRA निकालना, BBS बनाना, बिल बनाना और कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग की कंप्लीट स्किल्स। सिर्फ करियर के 2 महीने दीजिए और जॉब या करियर में अच्छी ग्रोथ पाइए। अरे हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गया था। और 65% फीस तब पे करिएगा जब आपकी जॉब 20,000 या उससे ज्यादा की लग जाए। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉलो करो। दोनों चीजें हो गई, उसके बाद फिर जरूरत पड़ता है हमें रेट्स की। रेट्स कहां से, ये तो हो गया मटेरियल की बात, बट एस्टिमेट में हम लोग किस चीज के लिए, किस चीज का बात करते हैं, बजट। तो बजट के लिए हमें चाहिए पैसा। अब पैसा हम लोग को डायरेक्ट क्वांटिटी से कैसे मिलेगा, उसके रेट के अनुसार। तो रेट भी लेना होगा कहीं ना कहीं से। तो रेट हम लोग कहां से, तो जैसे कि आपके कंपनीज में होती होंगी कुछ ना कुछ नॉर्म्स कि कहां से रेट लेना होता है। जनरली जो कंपनीज गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं कि रेट लेती है गवर्नमेंट से, मतलब SOR या फिर DSR। अब ये DSR SOR क्या होती है, DSR दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट। इसमें क्या होता है, CPWD ने एक मोटा 2 वॉल्यूम में बुक बना के रखा हुआ है। उसमें सारी चीजों के रेट्स उन्होंने फिक्स करके रखा है कि कंक्रीट M15 करेंगे PCC तो उसका कितना रेट होगा, M20 करेंगे तो उसका कितना रेट होगा, RCC करेंगे तो उसका कितना रेट होगा। हर एक चीज की डिटेल्स में आपको रेट दिए हुए रहेंगे उस चीज, उस DSR में। अब ये तो हो गई सेंट्रल के लिए, और स्टेट के लिए जो आती है उसे कहते हैं SOR। जैसे छत्तीसगढ़ SOR, बिहार SOR, इस तरह के अलग अलग SOR होते हैं हर एक स्टेट के। दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में रेट की थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होंगी। क्लॉज को ऊपर नीचे किया गया है एज पर कन्वीनियंस, जैसे कि स्टेट चाहते हैं, ठीक है। तो ये रेट मिल गया। अब जब भी हम लोग एस्टिमेट करेंगे ना, तो एस्टिमेट जब भी हम लोग करेंगे तो एस्टिमेट हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले उस चीज को देखते हैं। एस्टिमेट जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसका प्रोसीजर एक होता है। अब ये प्रोसीजर क्या होता है, तो हमें चाहिए होती है क्वांटिटी। क्या चाहिए होती है, क्वांटिटी। सेकेंड क्या चाहिए होता है, रेट। क्या, रेट। और जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास आता है अमाउंट। क्या आता है, अमाउंट। ये होता है एक प्रोसीजर हम लोग एस्टिमेट निकालने का। उसके बाद जब डिफरेंट क्वांटिटीज के डिफरेंट रेट से उसको मल्टीप्लाई करके उसके अलग अलग अमाउंट निकाल लेते हैं। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक क्वांटिटी है PCC, उसका रेट मान लो दिया हुआ है 150 रुपए। PCC की क्वांटिटी हमारे पास कितनी दी हुई है, PCC इसकी क्वांटिटी हमारे पास दी हुई है 10 MQ, ठीक है। और हमारा रेट दिया हुआ है 150 रुपीज पर MQ। तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा PCC का, हमारे पास आ जाएगा 1500। उसी तरह RCC की होगी, RCC मान लो हम लोग 50 MQ करते हैं और इसका रेट हम लोग को कुछ 180 रुपए मिलता है अगर, तो इसका हम लोग को कितना पैसा मिलेगा, तो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। 9,000 रुपए इसका मिलेगा। और जब इस तरह के सारे आइटम्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आता है ना, जैसे ये हो गया 10,500 रुपए, ये कहलाता है। इसमें फिर हम लोग कुछ परसेंटेज ऐड करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का, कुछ परसेंटेज ऐड करते हैं कंटेंजेंसीज का, मतलब एक्स्ट्रा खर्चे, ठीक है। उन सबको ऐड करने के बाद जब फाइनल अमाउंट हमारे पास आता है उसे कहा जाता है बजट। क्या कहा जाता है, बजट। और हमारे पास ये टारगेट क्या होता है,
बजट निकालना ना, एस्टिमेशन का काम ही होता है बजट निकालना। तो इस तरीके से पूरे इस प्रोसेस में चल के हम लोग एस्टिमेशन का बजट निकालते हैं। एक प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए और उसके प्रोजेक्ट के लिए कितना उसका खर्च आएगा। तो होप इसको आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे कि क्या होता है, कैसे करके हम लोग निकालते हैं, है ना। चलो तो अब देखते हैं, अब जब क्वांटिटीज लिखते हैं तो इसको लिखने के भी कुछ कुछ तरीके होते हैं, डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एमबी में लिखते हैं। अभी एमबी क्या होती है, मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक में हम लोग फिल करते हैं। तो मेजरमेंट बुक का जो फ्रंट पेज होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसमें ऊपर में आपका डिवीजन दिया हुआ रहेगा, सब डिवीजन दिया हुआ रहेगा। उसके नीचे यहाँ पे आपको एमबी का नंबर दिया हुआ रहता है, इशू किया हुआ रहता है आपके नाम पे, वो इशू किया हुआ नंबर लिखना होगा। जैसे कि ये मेरा एमबी है, इसमें मुझे मिला है कितना 1001, ये एमबी का कोड कितना 1001। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ नीचे में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नेम ऑफ ऑफिसर लिखा हुआ है ना, यानी कि किस इंजीनियर को ये मिला है। तो क्योंकि ये मुझे मिला है तो मैंने अपना नाम लिखा है। उसके बाद इस एमबी को, ये जो एमबी रहेगी, इसको फिल करना मैंने कब से चालू किया, वो डेट मुझे यहाँ पे डालना होगा कि किस दिन मैंने फर्स्ट इसे फिल किया और उसके बाद मैंने किस दिन लास्ट इसे फिल किया, वो दिया हुआ रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसके पीछे तरफ हमारे पास कुछ कुछ डेटाज रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा नेम ऑफ द वर्क, एग्रीमेंट नंबर एंड सो ऑन। इस तरह के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अब ये हो गया एमबी का फ्रंट पेज। इसके बाद हमारे पास आती है एमबी की पेज, जो कि कुछ इस तरह की होती है जिसे हम लोग को फिल करना होता है। इसमें देख रहे होंगे आइटम वाइज हमने बहुत सारे आइटम्स लिखे हैं, उसके नंबर्स लिखे हैं, लेंथ विड्थ डेप्थ लिखे हैं, उसका अमाउंट लिखा है और रिमार्क्स में उसके बारे में लिख दिया है। ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग को एमबी लिखना होता है। एमबी लिखने के बाद जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि एक्सकावेशन का हम लोगों ने टोटल क्वांटिटी यहाँ पे निकाला है ना। ये जो टोटल क्वांटिटी निकाला है, इस क्वांटिटीज को फिर हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट शीट में भरना होता है। अभी एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, ये होता है कुछ इस तरह का, ये हो गया कुछ हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट शीट। इस तरह का दिखता है हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट शीट, जिसमें इधर की ओर हमारे आइटम्स होते हैं। ये वही आइटम्स है जो कि हम लोगों ने एमबी में लिखी होते हैं। उसके सामने यहाँ पे फ्लोर वाइज ये यूनिट रहता है कि किस यूनिट में मेजर किया हम लोगों ने। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लोर वाइज हम लोग लिखते हैं कि कितना क्वांटिटी किस फ्लोर में यूज हुआ है, कंजम्पशन होने वाला है, और फाइनली उसका टोटल लिखते हैं। ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब जब एक बार एब्स्ट्रैक्ट शीट भर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना। मेन तो यही है, बजट इसी में बनेगा। बजट किस में बनेगा, इसमें बनेगा। इसमें बनेगा हमारा बजट। इसे कहते हैं हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल बुक, ये जो फॉर्मेट है इसे कहते हैं बिल बुक का फॉर्मेट। इसे क्या कहते हैं, बिल बुक। इसमें हम लोगों ने आइटम वाइज फिर से वही किया, हम लोगों ने लिखा आइटम वाइज। उसके अंदर ये क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये तो क्वांटिटी हो गया, चलो समझ में आता है। ये रेट हम लोगों ने एसओआर से लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल हम लोगों ने लिखा। मगर ये क्या बला है, ये होता है क्लॉज, जो कि एसओआर या फिर डीएसआर में आपको दी होती है। हम लोगों को कभी भी क्वांटिटी लिखते हैं बिल बुक में, तो हम लोगों को उसका रेफरेंस भी देना पड़ता है। जैसे आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि एमबी नंबर इतना का पेज नंबर 1 में हम लोगों ने इतना क्वांटिटी किया है अर्थवर्क में साइट क्लीनिंग का। वो रेफरेंस भी देना होता है और साथ में उसके क्लॉज भी लिखने होते हैं कि किस क्लॉज में हम लोगों ने ये किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग बिल बुक में एंट्री करते हैं, एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिल एस्टिमेशन हम लोग करते कैसे, है ना। एस्टिमेशन को बिल बुक में लिखते क्यों है, किस आइटम का क्या नियम होता है, क्यों उसको करते हैं, क्यों उसे लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ, अपने सिविल इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि एस्टिमेशन हम लोग करते क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है और उसे कैसे करके लिखते हैं फाइनल बजट निकालने हो। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग में पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एस्टिमेशन के साथ साथ सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, बीबीएस, इन सारी चीजों को हम लोग 2 महीने में यहाँ पे सिखाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो अपने स्किल्स को इनहेंस करना, इतना इनहेंस कर लेना कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, प्रॉपर सिविल इंजीनियर, तो देर मत करो, तुरंत कॉल करो हमारे टोल फ्री नंबर 9111001234 पर और ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ। मैं यहाँ रांची ब्रांच में आपका वेट कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। पर क्या आप तैयार हो सीखने के लिए? अगर तैयार हो सीखने के लिए तो आ जाओ हमारे साथ।
तो करना है कुछ खास, चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना हमारे साथ। फिर मिलेंगे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।